कहानी की शुरुआत में डीमंस इंसानों के कासल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो काफी जल्दी इसके मेन गेट को भी तोड़ देते हैं। यही पास में हम दो बंदों को देखते हैं। वो ये कहते हैं, अरे वाह, ये तो काफी जल्दी हो गया। अगली पल ये सारे के सारे डीमंस टाउन के अंदर घुस जाते हैं और सभी को मारना शुरू कर देते हैं। ये सारा नजारा दूर से खड़े हुए एक कमांडर देख रहा होता है। तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है जिसको देखकर ये समझ जाता है कि ये बंदा डीमन लॉर्ड आर्मी का ही एक कमांडर है। वो ये कहता है, तुमने सारा कुछ पहले ही देख लिया है, तो अब तुम्हारे पास बस 3 ही ऑप्शन हैं। या तो यहाँ से भाग जाओ वरना अपने आप को मार लो, और तीसरा ऑप्शन अपनी सारी की सारी टेरिटरी को हमारे हवाले कर दो, वो भी चुपचाप। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? ये बोलने के बाद वो बंदा इसके ऊपर अटैक कर देता है। मैं ये जानता ही था कि तुम ऐसा ही करोगे, और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इस बंदे को जान से मार देता है। अब वो अपने साथी से ये कहता है, तुम एक काम करो, इस बंदे की सारी चोटों को हील कर दो और साथ में बाहर जो भी घायल हैं उनकी भी। जिसके बाद ये कमांडर विंडो के पास आकर एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ये बाहर देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि सारी की सारी वॉर ओवर हो चुकी है। पर ये सारा कुछ देखकर इस बंदे को काफी गिल्टी फील हो रहा होता है। वो ये कहता है कि मैंने ये सारा कुछ किया, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता। सभी को ऐसा लगता है कि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन जैसे वो मास्क उतारता है तो ये बात सामने आती है कि ये एक इंसान है, और वैसे इस बंदे का नाम है ईके। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बात हमारे सामने आती है कि ईके को एक बंदे ने पाला था जिनका नाम था रॉमबर्ग, और वो एक ग्रेट मेज थे। यहाँ तक कि वो मैजिक के बारे में काफी अच्छे से जानते थे, और उन्हें जितनी भी नॉलेज थी उन्होंने सारी की सारी नॉलेज ईके को सौंप दी। लेकिन मरने से पहले वो ईके से ये कहते हैं कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना कि यहाँ पर पहले एक हाई सिविलाइजेशन थी, वरना काफी कुछ बदल सकता है। यहाँ तक कि वो ये भी कहकर जाते हैं कि ईके को अपना मास्क किसी के भी सामने नहीं उतारना, वरना डीमन लॉर्ड उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि ईके ये सोच रहा होता है कि वो एक बैरियर के अंदर है, पर तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है जिसको वो देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कब से हो? अయ్यो अम्मा, मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तभी उसका सर टेबल से लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर एक पिग भागते हुए आता है जिसका नाम है जेरॉन। वो ये कहता है कि हमने ह्यूमन की कासल को अपने कब्जे में कर लिया है, और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हो? तुम इसके बारे में चिंता मत करो, जो नए डीमन लॉर्ड हैं वो बस रिजल्ट चाहते हैं, पर हमारे बाकी साथी ये बोल रहे हैं कि हम सारे इंसानों को जान से मार दें। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो टैक्स कौन देगा? क्या तुम दोगे? तभी यहाँ पर काफी सारे बंदे आ जाते हैं जो ईके से बात करना चाहते हैं, लेकिन तभी जेरॉन सामने आ जाता है कि तुम इनसे बात नहीं कर सकते, जो बात करनी है मुझसे करो। जिसके बाद ये सारे टैक्स को लेकर बातें कर रहे होते हैं। ईके उनसे कहता है कि तुम्हें बस उतना ही टैक्स देना है जितना कि तुम पहले दिया करते थे। ये सुनने के बाद सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने डीमन लॉर्ड की आर्मी से गद्दारी की तो तुम सारे जान से मारे जा सकते हो, और ये पहली और आखिरी वार्निंग है। ये सुनते ही इन सभी की फट जाती है, लेकिन तभी ईके यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, और जहाँ पर वो आता है उसके पीछे एक काफी बड़ा गोलम होता है जो कि उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। पर ईके भी उसके सारे अटैक से बड़ी आराम से बच रहा होता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। अरे वाह, तुम्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वही छोटे बच्चे हो जो कि पहले अपने ग्रैंडफादर के पीछे छुपा करते थे, लेकिन आज तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जिसके बाद हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है कैफिरो, और ये भी डीमन लॉर्ड की आर्मी में 7th कॉर्प्स की कमांडर है। ईके ये बताता है कि ये एक लौती डीमन है जो कि उसकी सच्चाई के बारे में जानती है। अभी दोनों ऐसे ही उस जगह के बारे में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर ईके गया हुआ था। वो ये कहता है, अगर आप मुझे बुलाना चाहती हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकती हो। अभी तक वो ये सोचता है कि कैफिरो उससे इसी बारे में जानना चाहती है, पर वो ये कहती है कि चलो मेरे साथ, कोई है जो कि तुमसे मिलना चाहता है, मेरे कंधे पर हाथ रखो। जैसे ही वो ऐसा करता है तो ये दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम फिर से उसी लड़की को देखते हैं जिसके लिए ईके ने कुछ खाना और एक नोट रखा हुआ होता है, इसे खाओ और चुप रहो। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ईके डीमन कासल के सामने पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ पर उसे काफी अजीब लग रहा होता है। आखिरकार वो एक इंसान जो है। आगे जाते हुए इन दोनों को गेट पर कुछ गार्ड्स मिलते हैं। ईके ये पूछता है, क्या ये लोग सभी को चेक करते हैं? अरे हाँ, ये लोग सभी को चेक करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरी आइडेंटिटी सभी के सामने आ जाएगी, खासकर डीमन लॉर्ड के सामने। अरे मेरे मुन्ना, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं ये सारा कुछ संभाल लूंगी। ये बोलने के बाद वो ईके की बॉडी में काफी सारा मैजिक डालना शुरू कर देती है जिससे उसकी बॉडी ग्लो कर रही होती है। ये देखकर सारे गार्ड्स काफी चौंक जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें रॉमबर्ग के ग्रैंडसन से यही उम्मीद थी, तुम अंदर जा सकते हो, और वैसे भी रॉमबर्ग को कौन नहीं जानता। जिसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। ईके ये बताता है कि इस कासल को ऐसे बनाया गया है जिससे हमें डीमन लॉर्ड की पावर्स के बारे में काफी अच्छे से जानकारी मिल जाती है। और भाई सच में ये कासल काफी ज्यादा बड़ा होता है, और ईके भी चलते चलते काफी थक जाता है। जैसे वो कैफे
हीरो को देखता है तो वो हवा में फ्लॉट कर रही होती है। वो ये कहता है कि इस मैजिक का नाम है फ्लाइट और मैं भी ये मैजिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। अब अगले सीन में ये दोनों डीमन लॉर्ड के कमरे के सामने आ जाते हैं। कमांडर उसे कहती है कि तुम बस यहीं रुको, पहले मैं अंदर जा रही हूँ और मैं डीमन लॉर्ड से बात करूंगी। ये बोलने के बाद वो अंदर चली जाती है। फिर हमें इस डीमन लॉर्ड के बारे में बताया जाता है जो काफी खतरनाक और क्रूअल है। ये बताता है कि ये वाला डीमन लॉर्ड काफी खतरनाक है और किसी को भी उसकी एबिलिटी के तौर पर जज करता है, और जो बंदा इस डीमन लॉर्ड को सबसे अच्छा लगता है ये उसे अच्छे से यूज करता है, चाहे फिर उस बंदे के अंदर मैजिक हो या फिर नहीं। भी ये सोचता है कि ये मेरा भी पहली बार है जब मैं एक डीमन लॉर्ड से मिलने वाला हूँ। तभी कमांडर यहाँ पर आ जाती हैं, तुम अंदर आ सकते हो। पर जैसे इके अंदर आता है तो वो ये देखता है कि ये डीमन लॉर्ड एक लड़की है। वो ये कहती है कि तुमने उस एरिया को एक ही हफ्ते में कैप्चर कर लिया, तुम तो सच में काफी कमाल के हो। मैंने बस वैसा किया जैसा मुझे ऑर्डर दिया गया था और सारा का सारा क्रेडिट मेरी कमांडर को जाता है। तुम काफी दयालु लगते हो और तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक इंसान हो। इके ये सोचता है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं मैं फंस न जाऊं। तभी कमांडर बीच में बोल जाती हैं। वो ये कहती हैं कि इस बंदे का नाम है इके और ये रोमबर्ग का ग्रैंडसन है। ओह तो ये बात है, अब मैं समझी कि ये बंदा ऐसा क्यों है और इसने लोगों को क्यों नहीं मारा। अब इस सिचुएशन में इके का दिमाग भी सनकना शुरू हो जाता है। वो ये सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी बड़ी गलती कर दी है और मुझे डीमन की तरह सोचना चाहिए था और सारे इंसानों को जान से मार देना चाहिए था। अब इके सारी बातों को सुलझाते हुए ये कहता है अगर हम इंसानों के अंदर डर पैदा करेंगे तो वो कभी भी हमारी बातों को या हमारे ऑर्डर को ओबे नहीं करेंगे, और पास्ट में भी ऐसा काफी बार हो चुका है जैसे कि आप जानती हो। डीमन लॉर्ड ये कहती हैं क्या ये सारी बातें रोमबर्ग का ओपिनियन थी? अरे हाँ कुछ ऐसा ही। पर डीमन लॉर्ड से कुछ देर बात करने के बाद इके ये समझ जाता है कि वो भी पास्ट में हायर सिविलाइजेशन के बारे में काफी कुछ जानती हैं, जैसे कि रोमबर्ग जानते थे। तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होकर इके के सामने आ जाती हैं और वो ये कहती हैं कि तुम बाकी डीमन से काफी अलग हो और अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो प्लीज अपना ये मास्क हटा लेना क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहती हूँ। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही इके अपना मास्क उतार देता है और काफी नर्वस लग रहा होता है। कमांडर उससे कहती है कि तुम तो एक नंबर के फट्टू हो। अभी दोनों ऐसे ही डीमन लॉर्ड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कमांडर ये कहती है कि शुक्र मनाओ उन्होंने तुम्हारा मास्क नहीं उतरवाया वरना तुम्हारी बैंड बच जाती। अब अगले सीन में इके दोबारा से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर इस लड़की ने सारा खाना खा लिया होता है और वो घोड़े बेचकर सो रही होती है। जैसे इके उसे उठाता है तो ये लड़की काफी शॉक्ड हो जाती है। मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो ये कहती है कि मेरा नाम है 13। क्या 13? काफी अजीब नाम है। वो ये बताती है कि वो एक स्लेव है और उन्हें ऐसे ही नंबर से रिफर किया जाता है। अब इके उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें मेरी असलियत पता है, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? ये सुनते ही 13 की हालत टाइट हो जाती है। वो ये कहती है कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। वैसे इस लड़की का असली नाम है सैटी। तभी इके उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ, तुम्हें मेरी स्लेव बनकर रहना होगा, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो। तभी सैटी उसे गले से लगा लेती है। अरे मेरे राजा मुझे ये शर्त मंजूर है। अब अगले सीन में हम जिरोन को देखते हैं जो इके को कांग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि वो इवेलियस का रूलर बन चुका है। जिसके बाद ये बात सामने आती है कि यही वो रिवॉर्ड है जो कि डीमन लॉर्ड ने इके को दिया है। जिसके बाद कमांडर इके को ये बताती है कि वैसे तो ये एक छोटा सा गाँव है पर ये हमारी आर्मी के लिए और फाइट के लिए एकदम फ्रंट लाइन है और यहाँ पर उसका यही काम है कि उसे इस जगह को प्रोटेक्ट करना है और साथ में यहाँ से आने वाले रेवेन्यू को भी डबल करना है। ये सारी कहानी सुनने के बाद इके का दिमाग खराब हो जाता है। वो ये कहता है कि वॉर के बीच में मैं ये सारा कुछ कैसे करूँगा, ये तुम्हारा हेडेक है तो तुम ही जानो। अगली सुबह इके सारे डीमंस के सामने आ जाता है। वो ये कहता है कि तुम ये बात काफी ध्यान से सुनो, अब ये जगह हमारी फ्रंट लाइन होने वाली है और इस जगह के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, तो तुम सभी को चौकन्ना रहना है। अब उसी ये बात काफी खल रही होती है कि कमांडर ने उसी ये काम सोच समझ कर नहीं दिया। अब इके जिरोन के पास आ जाता है। वो ये कहता है कि पहले हमें वॉल्स को ही रिपेयर करना होगा। अच्छा मालिक मैं बंदे ढूंढता हूँ, लेकिन जैसे ही उसे ये पता लगता है कि इन वॉल्स को रिपेयर करने में 6 महीने लगने वाले हैं तो इके काफी शॉक्ड हो जाता है। अब वो ये सोचता है कि ये टाइम तो काफी ज्यादा है पर कोई न कोई तो रास्ता जरूर होगा, और तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो ये कहता है कि हम ये सारा काम 1 महीने में ही खत्म कर सकते हैं। जिरोन ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है, ये काम तो इम्पॉसिबल है। पर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि डीमंस और ह्यूमंस दोनों ही एक साथ काम कर रहे होते हैं। जिरोन ये सोचता है कि पहली बार मैंने ह्यूमंस और डीमंस
को एक साथ काम करते हुए देखा है। ईके तो काफी कमाल के हैं। यहाँ तक कि ईके ने इन सभी को काम करने के लिए सैलरी पर रखा हुआ है और इसलिए सारे जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। जिरोन ये सोचता है कि अब मुझे पता लगा कि ये डीमन लॉर्ड आर्मी में इतने ब्रिलियंट कमांडर कैसे हैं। यहाँ पर ये सारे डीमन से काफी बड़े पत्थर को हिलाने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर उनसे ये नहीं होता। तभी यहाँ पर ईके आ जाता है, जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस बड़े पत्थर को एक ही झटके में चकनाचूर कर देता है, जिसको देखकर ये सारे के सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। और भाई ये सारा कुछ देखकर जिरोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे मालिक, आप तो सच में काफी कमाल के हो और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप ही अगले डीमन लॉर्ड बनने वाले हो। आई शपथ। अभी सारे के सारे डीमंस एक और जगह पर जाकर वहाँ पर कब्जा करने का ट्राई कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं यानी कि इंसान, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन्हें रोकने का ट्राई करते हैं, पर ये डीमंस काफी स्ट्रॉन्ग हैं। मेन गेट को तोड़ने के बाद ये सारे डीमंस अंदर घुस जाते हैं और सभी को मारना शुरू कर देते हैं। तभी एक बंदा डीमन लॉर्ड के पास आकर उन्हें ये सारी बातें बताता है। डीमन लॉर्ड ये कहती है, अगर सारे इंसान हमसे टक्कर लेने के लिए एक साथ आ रहे हैं तो मैं ये काम उसे सौंपती हूँ। अगली सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सभी को ये सस्ती वाली गेम खिला रहा होता है, जिसके अंदर उन्हें ये बताना है कि बॉल कौन से वाले ग्लास में है। तभी सैटी भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये गैस करने का ट्राई कर रही होती है कि बॉल कौन से वाले ग्लास के नीचे है। ये बंदा कहता है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं जो कि तुम इस पर लगाना चाहती हो? अरे मेरे पास कोई भी पैसे वैसे नहीं है। ये सुनने के बाद इस बंदे की नीयत फिसल जाती है। वो ये कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं है तो एक काम करो, किसी और चीज को बेड पर लगा दो, जैसे कि तुम्हारी बॉडी। अब जैसे वो इस गेम को स्टार्ट करने वाला होता है तभी ये सारे ग्लास हवा में उड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सारे लोग इस बात को देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं। अबे ओए, तू हमारा फुद्दू बना रहा था, यहाँ तो कहीं भी बॉल नजर नहीं आ रही है, चल हमारे पैसे वापस निकाल। और ये सारा काम ईके ने किया होता है और वो सैटी को लेकर यहाँ से चला जाता है। पर जाते हुए वो ये देखता है काफी सारे सोल्जर्स एक जगह पर जा रहे हैं। वो ये सोचता है कि शायद से मैंने जो बात सुनी है कि किंग एक अलायंस बना रहा है, पक्का वो बात सही भी हो सकती है। सैटी ये पूछती है कि ये अलायंस क्या होता है। ईके ये बताता है कि ये एक ऐसा अलायंस है जो कि काफी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है और इसके अंदर सारी की सारी नेबर कंट्रीज एक साथ इकट्ठा होती हैं जब खतरा आता है। ओह, तो अब ये बात मेरे पल्ले पड़ी। जब डीमंस हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हमें एक साथ मिलकर उनका सामना करना है। ईके ये बताता है कि ये अलायंस पहले भी बन चुके हैं और पहले भी तीनों बार डीमन लॉर्ड की आर्मी इनसे हार गई थी। साथ ही में वो ये कहता है, अगर इस बार भी डीमन लॉर्ड की आर्मी हार जाती है तो उन सभी को वापस जाना होगा। ये बात सुनने के बाद सैटी भी काफी निराश हो जाती है। ईके उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? अगर डीमन लॉर्ड की आर्मी यहाँ से वापस चली जाती है तो तुम तो फ्री हो जाओगी। इंसानों की बस्ती में एक स्लेव की हालत एक स्लेव की तरह ही रहती है और आपके जाने के बाद मेरी हालत भी उन बच्चों की तरह हो जाएगी जिन्हें बस स्लेव की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर सैटी इन सारे बच्चों की बातें कर रही होती है। तुम चिंता मत करो, अभी के जो डीमन लॉर्ड हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम हारने वाले नहीं हैं और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। तभी वो दुकानदार एक गुंडे के साथ यहाँ पर आ जाता है। तुमने मेरी सारी ट्रिक खराब कर दी, चलो इसके पैसे निकालो और साथ में अपनी ये स्लेव भी मुझे दे दो। ईके आसपास देखकर इस बंदे के पैरों को जमा देता है और काफी सारे आइस ब्लेड इस बंदे के चेहरे पर ले आता है। ये बंदा उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इन्हें हटाओ। पर ईके अपने आइस क्रिस्टल से इस बंदे की चड्डी टाइट कर देता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे ये बताओ कि ये सारी की सारी आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है और ये सारे इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हैं। पहले तो ये बंदा इस बारे में बताने से मना करता है, लेकिन बाद में ईके के डराने के बाद ये बंदा मान जाता है और सारी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर देता है। वो ये कहता है कि अभी यहाँ पर एक अलायंस बनाया गया है जिसका नाम है अलायंस ऑफ किंग, लेकिन इसमें से ही एक पार्टी ऐसी है जो कि अलायंस से पहले ही डीमन लॉर्ड की आर्मी पर अटैक करना चाहती है और ये सारे सोल्जर्स वहीं पर जा रहे हैं। ईके भी ये समझ जाता है कि वो सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि वो इस किंगडम में ज्यादा नाम कमा सकें और अपने आप को सबसे आगे रख सकें। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो लोग कहाँ पर अटैक करने वाले हैं? वो सारे एक ही जगह पर अटैक करेंगे जिसका नाम है इवेलियस, क्योंकि वहाँ का गेट काफी कमजोर है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ईके काम कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है। वो ये कहती है कि ईके, तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे और तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं है और तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है? तभी सैटी भी यहाँ पर आ जाती है। वो ये कहती है कि मैं इनकी मेड हूँ। क्या तुम मेड? तुम तो काफी बदसूरत हो। चलो ईके, एक काम करो, इस लड़की को यहाँ से भेज दो और मैं तुम्हारी मेड बन जाती हूँ। ये सुनने के बाद सैटी को भी काफी गुस्सा आ जाता है। इसकी भैंस की टैंट ये कहाँ से आ गई? अब अगली सीन में हम रोज़ेरा की आर्मी को देखते हैं जो कि इवेलियस के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। उनके लीडर ये कहती है कि चलो अपने काम पर लग जाओ, पर अगली पल हम ये देखते हैं कि जमीन के अंदर से काफी सारे स्केलेटन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तुम सारे आगे बढ़ते रहो, ये सारे स्केलेटन्स हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन अगली पल यहाँ पर और भी ज्यादा डीमंस आ जाते हैं और साथ में ये बंदा भी मारा जाता है। इस फाइट को देखकर ऐसा लगता है
कि ये सारे डीमंस इन सभी के ऊपर काफी भारी पड़ रहे हैं, जिसके बाद ये आर्मी रिट्रीट कर लेती है। जीरोन इसको देखकर ये कहता है, इस व्हाइट नाइट ने काफी अच्छा काम किया, पर अच्छा ये है कि ये सारे लोग वापस जा रहे हैं। वो ये कहता है कि ये सारा कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि आप हमारे साथ हो। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ईके पर एक तीर से हमला होता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब ये सारी बातें रोज़ेरा के कमांडर तक पहुंचती हैं, तो वो ये सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो ये कहते हैं, एलिस्टर ने ऐसा कैसे किया? उसने आर्मी के साथ रिट्रीट क्यों किया? अब मैं किंग को इसके बारे में क्या जवाब दूंगा? मेरी तो नाक ही कट जाएगी। इस तरफ जैसे ही ईके को होश आता है, तो वो ये देखता है कि कमांडर उसके साइड में लेटी हुई है। वो ये पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मेरे राजा, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। पर मुझे हुआ क्या था? कमांडर ये बताती हैं कि जब तुम्हें वो एरो लगा तो तुम बेहोश हो गए थे और मैंने तुम्हें हील किया। अब वो ईके से ये कहती हैं कि इस फाइट के दौरान भी कोई इंसान मारा नहीं गया, तो अब तुम डीमन लॉर्ड को क्या जवाब दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें दोबारा से तुम्हारे ऊपर शक हो जाए। पर मैं एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे इंसान और डीमंस एक साथ रह पाए और वो कभी भी अलग ना हो। कमांडर उसे ये कहती है, एक काम करो, तुम यहाँ पर रुककर आराम करो, क्योंकि तुम एक इंसान हो, न कि हमारी तरह एक डीमन। अब वो इस एरो को देखकर ये सोचता है कि किसी ने मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया। इसका मतलब तो ये है कि कोई न कोई पहले से ही कासल के अंदर मौजूद था। पर तभी अचानक वो लड़की यहाँ पर आ जाती है और ईके से चिपकना शुरू कर देती है। जैसी सैटी ये देखती है तो वो भी ईके के पास आ जाती है। ये डीमन सैटी को परेशान कर रही होती है कि तुम एक इंसान हो तो तुम ईके के इतने करीब मत आओ, और वो ईके से और भी ज्यादा चिपक जाती है। ये देखकर सैटी को भी काफी गुस्सा आ जाता है और अभी दोनों लड़कियाँ लड़ना शुरू कर देती है। तभी जीरोन यहाँ पर आ जाता है और वो इसे उठाकर सीधा बाहर फेंक देता है। तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो। ये देखकर सैटी भी काफी खुश हो जाती है। तुमने काफी अच्छा काम किया। ईके अपने साथी से कहता है कि तुम मेरा एक काम करो, मुझे उस सोल्जर के बारे में पता लगाना है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। तभी ईके को इस बात का पता लगता है कि जिस लड़की ने उसके ऊपर अटैक किया था, यानी कि एलिस्टर, वो अभी प्रिजन में है। तो ईके उससे मिलने के लिए आ जाता है और साथ में वही डीमन लड़की भी होती है। वो ये कहती है कि आप यहाँ पर अकेले क्यों जा रहे हो? यहाँ पर खतरा भी हो सकता है, पर मुझे उस लड़की से कुछ बात करनी है। पर लिलिस उसे बार बार छेड़ रही होती है कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, तो हम दोनों काफी सारी मौज मस्ती कर सकते हैं, चलो करें। ईके उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चुपचाप चलो। अब आगे जाने के बाद वो ये देखता है कि सामने कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं। ईके ये सोचता है कि वो आगे कैसे जाएगा, लेकिन तभी लिलिस आगे चली जाती है और वो इस गार्ड को मारकर बेहोश कर देती है। चलो अब अंदर चलते हैं। अब अंदर आने के बाद ईके ये देखता है कि ये जगह सच में काफी बड़ी है और यहाँ पर एलिस्टर को ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी लिलिस एक बंदे को बेहोश कर देती है और उससे कीज ले लेती है। और जब ये दोनों टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं। लिलिस ये कहती है कि तुम बस आगे जाओ, इन सभी को मैं संभाल लूंगी। जैसे ईके यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो लिलिस ने इन सभी की काफी गंदी हालत की होती है, यानी कि वो इन्हें काफी गंदे तरीके से मार रही है। जिसके बाद ईके उस रूम में पहुँच जाता है, पर वो ये देखता है कि यहाँ पर एलिस्टर नहीं है और तभी अचानक एक लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर ईके इससे बड़ी आराम से बच जाता है और वो बार बार ईके के ऊपर अटैक्स कर रही होती है, पर ईके उसके एक ही कंटाप मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब ईके उसे गिराने के बाद उससे ही पूछता है कि मेरा बस तुमसे एक ही सवाल है कि पिछली बैटल में तुमने मुझे मारने के लिए एक असैसिन को हायर किया था। पर उसकी आवाज सुनने के बाद एलिस्टर को ऐसा लगता है कि वो एक डीमन नहीं है और वो ये पूछती है, क्या सच में तुम एक डीमन हो? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर शक है? तभी अचानक वो ये देखता है कि यहाँ पर कुछ गार्ड्स भागते हुए आ रहे हैं, जिससे ईके का ध्यान भटक जाता है। तभी एलिस्टर उसके गर्दन पर चाकू रख देती है। बस तुम अब ये मत कहना कि तुम एक इंसान हो, और अब से हम एलिस्टर को एलिस कहने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पर गार्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। एलिस उससे कहती है कि तुम हिलना मत। हाँ हाँ ठीक है। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारे टाइम को फ्रीज कर देता है, जिससे ये सारे के सारे नाइट्स भी स्लो हो जाते हैं। जैसे एक नाइट उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है, तो ईके उसके अटैक से बड़ी आराम से बच जाता है। वो इसे उठाकर फेंकने वाला होता है, पर ईके उसे बचा लेता है। लेकिन जिस जगह पर एलिस खड़ी हुई थी वो जगह भी टूट जाती है, और जैसी वो नीचे गिरने वाली होती है तो ईके उसे आकर बचा लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। ईके ये कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी का एक कमांडर हूँ और मेरा नाम है ईके। अब ईके उसे दोबारा से वही सवाल करता है, क्या तुमने बैटल के दौरान मुझे मारने के लिए एक असैसिन को वहाँ पर
भेजा था, पर एलिस उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो ये कहती है कि मैं एक नाइट हूँ तो मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकती। और अब वो उसे पकड़कर खोपचे में ले जाता है और अपनी माइंड रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके दिमाग से सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर लिलिस को काफी गुस्सा आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो तुम कभी भी मेरे साथ भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो एलिस उसको रोक लेती है कि तुम बस यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि तुम मेरी हार पर हंस सको। मैं यहाँ पर कुछ और जानने के लिए आया था और वो मुझे पता लग चुका है। ये सुनने के बाद एलिस भी काफी शॉक्ड हो जाती है। पर मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लिलिस उससे कहती है चलो ना कुछ करते हैं, पर ईके उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। इस तरफ ईके दोबारा से अपने ऑफिस में आ जाता है। वो सैटी को सारा कुछ समझा रहा होता है कि हम इस जगह पर चावल को उगा सकते हैं और इसे उगाने से हमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वो ये भी कहता है कि यहाँ की लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल है, लेकिन ये सारी बातें सेठी के सर के ऊपर से जा रही होती हैं, यानी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब ईके उसे शॉर्ट में ही समझाता है कि ऐसा करने से हम काफी सारा खाना खा सकते हैं और साथ में हमें काफी सारा टैक्स भी मिलने वाला है। अरे वाह, आप तो काफी कमाल के हो और साथ में काफी इंटेलिजेंट भी। अब सैटी उसे ये पूछती है पर मैं इस बारे में नहीं जानती कि चावल को कैसे बनाते हैं। ईके उसे कहता है इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है। पहले फ्लेम को कम रखना है, फिर थोड़ा ज्यादा, और तुम ऐसे ही चावल को बना सकती हो। चलो मैं काम पर लग जाती हूँ। अब ईके अपनी सारी की सारी डीमन आर्मी के सामने आ जाता है। वो ये कहते हैं कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, इसके बारे में तुम्हें काफी जल्दी पता लग जाएगा। अगर मैं सारी चीजों को कंबाइन करूँ तो इससे एक बात तो साफ होती है कि वो एरो हमारे दुश्मनों का है। ईके ये समझ जाता है कि हमारी डीमन आर्मी के अंदर कोई न कोई पक्का स्पाई है। तभी वो अपनी माइंड रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और तभी उसे एक गॉब्लिन की आवाज आती है, क्या मैं पकड़ा गया? ओह अच्छा, तो तुम ही स्पाई हो। अब वो ये सारा कुछ बताने के लिए कमांडर के पास आ जाता है। वो ये कहती है क्या तुम इसके बारे में जानते हो कि स्पाई कौन है? वो ये कहता है कि मैंने इसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और मुझे ये पता लग गया है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी में जो स्पाई है उसका नाम है जेस, जो कि एक वन आई गॉब्लिन है। जिसके बाद ये दोनों इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो जेस को कैसे पकड़े। कमांडर उससे कहती है कि हम उससे बस एक ही काम करवा सकते हैं और वो है उससे बदला लेना। अब अगले सीन में एक बंदा जेस के पास आता है और वो ये कहता है हमें अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ईके कमांडर से मिलने के लिए गया हुआ है। जेस उसे ये कहता है पर ये कैसे हुआ? वो उस एरो से इतनी जल्दी हील कैसे हो सकता है? क्या तुमने वो एरो सही जगह पर मारा था? अरे हाँ, मैंने उन्हें मारने के लिए एरो को सीधा उनकी छाती के आर पार कर दिया था। यहाँ पर एक और बंदा आकर ये बताता है कि हम अपने एक और साथी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिसको ऐसा लगता है कहीं हम पकड़े तो नहीं गए। अगले सीन में ईके उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है। जेस उससे कहता है कि आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप यहाँ पर आ रहे हो। ईके ये कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर अकेला आया हूँ और तुम तो पूरी आर्मी के साथ। क्या सारा कुछ सही है? यहाँ पर जेस ईके की बेइज्जती कर रहा होता है। मैंने सुना है कि तुम लास्ट फाइट में इंजर्ड हो गए थे, तो तुम्हें एक कमांडर नहीं होना चाहिए और ये टेरिटरी मेरी है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलते ही सारे के सारे डीमंस उसे घेरना शुरू कर देते हैं। ईके उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता हूँ कि तुम गद्दार हो, तो तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मेरी आर्मी के अंदर तुमसे भी 2 गुना ताकत है और हम तुम्हें आसानी से मसल सकते हैं। ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारी पूरी टीम यहाँ पर एक साथ आ गई। जिसके बाद यहाँ पर आसमान से आग बरसनी शुरू हो जाती है और ये अटैक कमांडर कर रही होती है, जिससे डर कर सारे के सारे डीमंस यहाँ से भाग जाते हैं। और ये देखकर जेस की भी फटनी शुरू हो जाती है। ईके भी ये सोच रहा होता है कि मैंने कमांडर से कहा था कि वो ऐसे अटैक ना करे, वरना इस जगह को दोबारा से रीबिल्ड करने में काफी टाइम लग जाएगा। कमांडर अपने साथ और भी बंदे लेकर आई हुई होती है, जो कि सारे के सारे डीमंस को पेलना शुरू कर देते हैं। तभी ईके जेस के पास आता है और ये कहता है कि तुम्हारे पास बस 2 ही चॉइस है, या तो तुम अभी सरेंडर कर दो या फिर बाद में जब तुम सारा कुछ खो दोगे। ये सुनते ही जेस की दिमाग की सनक जाती है और वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सारे इसे जान से मार दो। और जैसे वो ईके को मारने के लिए सामने आते हैं तो ईके अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे गॉब्लिन्स को मिट्टी में मिला देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जेस छुप जाता है। उसके साथी उसे ये कहते हैं कि मालिक आप कहाँ पर हो? तुम सारे मरते रहो जब तक कि मैं यहाँ से भाग नहीं जाता। जैसे वो यहाँ से भागने का ट्राई करता है तो उसके सामने एक काफी बड़ा डीमन आ जाता है, लेकिन वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर पहुँच जाता है, यानी कि बच जाता है। तो फाइनली मैं बच गया और मैंने जो ये रास्ता बनाया था वो मेरे काम आ ही गया। और
और तुम बस देखते जाओ कि असली वॉर अब शुरू होने वाली है। पर तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये धमाका ईके ने किया होता है। जेस ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तुम यहाँ पर कैसे आए? ईके उससे कहता है, तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले मैंने तुम्हारे साथ अपना एक फैमिलियर छोड़ दिया था और इसीलिए मैं यहाँ पर काफी आराम से आ पाया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की? ईके उससे कहता है, अरे मुन्ना इतना गुस्सा मत करो, बस मेरे सामने सरेंडर कर दो। अगले पल जेस उस पर अटैक कर देता है, पर ईके उसके अटैक को बड़ी आराम से रोक लेता है। जेस उससे कहता है कि मैं एक ब्रिगेड कमांडर हूँ और तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है। लेकिन भाई कुछ टाइम के बाद इस बंदे की हालत काफी गंदी हो जाती है और ईके ने इसे एक पेड़ से बांध दिया होता है। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ तो तुम हार मान जाओ। जेस ये कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। और अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि तुम्हारी डीमन लॉर्ड आर्मी में इतनी तारीफें क्यों होती हैं। लेकिन यहाँ पर जेस के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी बन रही होती है। वो ये कहता है, चलो हम दोनों एक काम करते हैं, क्यों न एक साथ मिलकर डीमन लॉर्ड की आर्मी पर ही कब्जा कर लें। वैसे भी डीमन लॉर्ड ने हमारे लिए क्या ही किया है। वो ये कहता है, हम काफी लंबे टाइम से इंसानों को मारते हुए आ रहे थे और इसमें हमें काफी मजा भी आता है, लेकिन अभी के जो डीमन लॉर्ड हैं वो इंसानों को मारने ही नहीं देते। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई भी एम्बिशन नहीं है। तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? अबे चल बे छपरी, तेरा साथ कौन देगा? तो ये लो। लेकिन इससे पहले ईके अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके सारे सेंसेस को डल कर देता है। मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम कुछ करने वाले हो। जिसके बाद कमांडर भी यहाँ पर आ जाती हैं और वो जेस के हाथ को खींचना शुरू कर देती हैं। तुम हमें सारा कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो कि तुमने सपने में भी सोचा नहीं होगा। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जेस को कुछ होना शुरू हो जाता है। ईके ये कहता है, कमांडर आप ये क्या कर रही हो? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जेस की पूरी बॉडी में पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है और वो उसके ऊपर एंटीडोट का भी इस्तेमाल करते हैं, पर इससे भी उसे कुछ नहीं होता। कमांडर भी ये देखकर समझ जाती है कि पक्का तुम्हें किसी न किसी ने पावरफुल पॉइजन दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथियों में से ही कोई एक है, यानी कि तुम्हारे साथियों ने भी तुम्हारे साथ गिव अप कर दिया है। ये सुनने के बाद जेस उन्हें नाम बताने ही वाला होता है, पर वो मर जाता है। जाते हुए एक ही सोचता है कि मुझे इसे देखकर काफी अजीब लग रहा है। मैं ये जानता हूँ कि ये यही डिजर्व करता था, पर इसके साथियों ने आखिरी वक्त में इसे अबंडन कर दिया। शायद से मैं ये सारा कुछ इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर इंसानी दिल है। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ये दोनों डीमन लॉर्ड के सामने आ जाते हैं। वो ये कहती हैं, तुम ये बात जानते हो ना कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कमांडर ये कहती हैं कि हमने उस इंसान के बारे में सारा कुछ पता लगा लिया है जो कि इस सब के पीछे है, और वो भी डीमन लॉर्ड की आर्मी में थर्ड कॉर्प्स का हेड है जिसका नाम है पास्टियो। डीमन लॉर्ड ये कहती हैं, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? उसने मेरे वाइस कमांडर को अपने साथ कर लिया था और वो मुझे और ईके को मरवाना चाहता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पीछे भी हो। तो ऐसी बात है तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? फिर हम पीछे बास्टियो को देखते हैं। वो ये कहता है, इन दोनों ने मिलकर ही अपने वाइस कमांडर को जान से मार दिया है और अब ये दोनों मुझे फंसाना चाहते हैं। शायद से ये दोनों ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुझसे थर्ड कॉर्प्स को छीनना चाहते हैं, और ये लड़की ये तो एक चुड़ैल है तो ये तो ऐसा करेगी ही। लेकिन डीमन लॉर्ड को भी बास्टियो की सारी चालाकियाँ समझ आ जाती हैं। वो ये कहती हैं कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी ये सारी चालाकियाँ समझ नहीं पाऊंगी? मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितने इवल हो और कैफिर हो तुम कितनी लॉयल भी। वो ये कहती हैं कि मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं तुम दोनों को ही पनिशमेंट दे दूं, लेकिन मैं अपने दो कीमती को कमांडर्स को खोना नहीं चाहती। जिसके बाद वो ये डिसाइड करती हैं कि इन दोनों के बीच में एक डुएल होने वाला है और जो भी इस मैच को जीतेगा डीमन लॉर्ड उसी की बात को मानने वाली है। अब ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ पर कमांडर ये बता रही होती है कि ये मैच 50-50 पपेट्स के बीच में होने वाला है और हम सीधा इस मैच के अंदर शामिल नहीं हो सकते, और जो भी दूसरे के पपेट्स को सबसे पहले हराएगा वो इस मैच को जीत जाएगा। एक ये कहता है कि डीमन लॉर्ड ने ये काम काफी मुश्किल कर दिया, वो सीधा ही तुम दोनों के बीच में फाइट भी तो करवा सकती थी। कमांडर ये कहती है, इसमें कुछ न कुछ तो ऐसा है जो कि डीमन लॉर्ड हमारे बीच में टेस्ट करना चाहती हैं, और इस मैच के अंदर हम अपनी जगह किसी और को भी भेज सकते हैं, और ईके तुम मेरी जगह पर जाने वाले हो, पर ये फाइट तो आपकी है तो आप मुझे क्यों भेज रही हो? मैंने बस वो तरीका चुना है जिससे कि मेरे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। जिसके बाद ईके उस जगह को देखने के लिए आ जाता है जहाँ पर ये डुएल होने वाली है। कमांडर उसे ये कहती है कि मैं इस बात को काफी अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी हैं और मैं अपनी जान को तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। अब ईके अपने साथी के साथ में खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है, कमांडर ने अपनी जान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी है, सच में मेरे ऊपर काफी ज्यादा बर्डन है। जिरोन भी यहीं पर खड़ा हुआ होता है। वो ये कहता है कि मालिक आपको क्या हुआ? मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं इस फाइट को कैसे जीतूं। अब अगले सीन में ये दोनों उन पपेट्स को देखने के लिए आ जाते हैं जिनको ये इस मैच के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। एक ये बताता है कि इन सारी की सारी पपेट्स की स्ट्रेंथ एक जैसी है और
यहाँ पर जो वेपन्स रखे हुए होते हैं ये उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिरोन ये देखकर काफी खुश हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि डीमन लॉर्ड काफी दयालु हैं और उन्होंने आपको वेपन्स भी दिए हैं। जिसके बाद एके अपने ऑफिस में आ जाता है। तभी सेठी उसके लिए चाय लेकर आती है। एके उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक बैटल में जीतने का सही तरीका क्या हो सकता है? वो ये कहती है कि मुझे फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं ये ट्राई करूंगी कि मैं बातचीत से सारा मामला सुलझा लूं। हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, पर इस दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि बिना फाइट किए फैसला नहीं कर सकते। सेठी ये कहती है, वैसे अगर मुझे लड़ने का मौका मिले तो मैं झाड़ू का इस्तेमाल करूंगी ताकि मैं दूसरों को कम से कम चोट पहुंचा पाऊं। ईके भी ये सोचता है कि लड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूर से ही अटैक किया जाए और इसके लिए एक बो एकदम परफेक्ट है। पर उसके दिमाग में ये बात भी आती है कि बो के बारे में पहले से ही बास्टियो को पता हो सकता है। तो मैं क्या करूं? चलो मैं एक काम करता हूं, मैं गन बनाता हूं। सेठी ये कहती है कि वो क्या चीज है, क्या वो सच में इतनी ताकतवर है? अगर हम लॉन्ग रेंज के हिसाब से देखें तो वो एक बो से भी काफी इफेक्टिव है। सेठी भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान हो जाती है कि सच में ये वेपन तो काफी कमाल का है। अब एके इस बारे में हेल्प लेने के लिए कमांडर के पास आता है। वो ये कहता है कि आप मेरे लिए एक गन बना सकती हो, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है। पर आपने मुझसे कहा था कि आप एक एल्केमिस्ट हो और आप कुछ भी बना सकती हो। अरे मुन्ना, मैं एक भगवान नहीं हूँ और मैं एक ऐसी चीज नहीं बना सकती जिसको मैंने आज तक देखा ही ना हो। जैसे वो इस गन के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करता है तो कमांडर उसके ऊपर पानी फेंक देती है। ये सारी बातें छोड़ो और मुझे ज्वाइन करो। अब एक बंदा बास्टियो के पास आकर उसे बताता है कि हमें ये पता लगा है कि कैफिरो इस फाइट में हिस्सा नहीं लेंगी। वो अपनी जगह पर एके को भेजने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो डर चुकी हैं। बेवकूफ, वो 7th कॉर्प्स की कमांडर है, उसके पास पक्का कोई न कोई और प्लान होगा। बास्टियो कहता है, मेरी ये स्वॉर्ड काफी कमाल की है मालिक, वो बस इसीलिए क्योंकि आपकी ये स्वॉर्ड ब्लैक ड्रैगन के फैंग से बनी हुई है। मैं एक काम करूंगा, अपने सारे के सारे पपेट्स को ऐसे ही स्वॉर्ड दे दूंगा, तो फिर देखते हैं कि मुझे जीतने से कौन रोकता है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। वो ये कहता है कि मैं दोबारा से यहाँ पर आ गया और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप ही जीतने वाले हो। इस तरफ एके भी नहाकर बाहर आ जाता है और वो अब भी इसी फाइट के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके कपड़े उड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं जो कि डीमन लॉर्ड ने किया होता है। एके उन्हें यहाँ पर देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। डीमन लॉर्ड यहाँ पर क्या कर रही हैं? और मैंने तो अपना मास्क भी नहीं पहना। अब वो अचानक से उसके सामने आ जाती हैं और ये कहती हैं कि चलो इसको खोलो। और जैसे एके इसे खोलता है तो इसके अंदर काफी सारी गन्स होती हैं। ये देखकर एके भी काफी शॉक्ड हो जाता है। क्या सच में इतनी सारी गन्स? डीमन लॉर्ड उससे कहती हैं, एके क्या तुम इन्हीं को ढूंढ रहे थे? वैसे मैं एके नहीं हूँ, मुझसे छुपाओ मत, मैं तुम्हारे बारे में सारा कुछ जानती हूँ और ये सारी बातें मुझे रॉमबर्ग ने बताई थी और उन्होंने अपनी सारी नॉलेज तुम्हें दी है, वो मैं साफ साफ देख सकती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद एके की काफी ज्यादा फट रही होती है। वो ये पूछता है, अगर आप ये बात पहले से ही जानती थी कि मैं एक इंसान हूँ तो आपने मुझे जान से क्यों नहीं मारा? ये सारा कुछ मैंने बस इसीलिए किया क्योंकि मैं अपनी एक विश को पूरा करवाना चाहती हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितनी पावर्स हैं। एके उनसे ये पूछता है, पर आपका ड्रीम क्या है? मैं इस दुनिया को बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे काफी सारे लोगों की जरूरत है जो कि मैं अकेले नहीं कर सकती। एके उनसे कहता है कि जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा और मैं आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर कैफिरो इन गन्स के लिए बुलेट बना रही होती हैं। एके उनसे कहता है, इनका साइज थोड़ा बड़ा है, इन्हें छोटा करो ताकि ये गन्स के अंदर आसानी से फिट हो पाएं। जिसके बाद ये सारे गन्स को टेस्ट कर रहे होते हैं जिससे यहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है जिसको देखकर ये सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। कमांडर ये कहती है, क्या ये तुमने किया? क्योंकि मैंने कोई भी मैजिक यहाँ पर सेंस नहीं किया है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो ये कहती है कि आपने हमसे जैसा कहा था वो हमने बना दिया है। अब एके इन सभी को ये समझाता है कि इन सारी चीजों को मिलाने के बाद एक गन पाउडर बनता है और उससे ही ये धमाका हुआ। जिसके बाद एके इस लड़की को 500 बुलेट्स और बनाने का ऑर्डर दे देता है। कैफिरो भी ये काम करने से मना कर रही होती है। मैं ऐसा काम नहीं करती क्योंकि इससे मेरी स्किन खराब हो जाती है, ये काम तो काफी डिटेलिंग का है। जिरोन भी ये कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। नहीं नहीं, तुम रहने दो। यहाँ पर ये सारे के सारे डीमंस इस डुएल को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। बास्टियो ये कहता है, क्या तुम्हारे पास बस यही शील्ड है जिससे कि तुम लड़ने वाले हो? और कैफिरो कहाँ पर है? क्या वो कोई और प्लान बना रही है? एके ये देखता है कि बास्टियो की आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है और उन सभी के पास काफी खतरनाक वेपन्स हैं और वो स्वॉर्ड भी। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। बास्टियो उससे ये कहता है, तुमने मेरी टीम का आर्मर तो देख ही लिया, ये काफी स्ट्रॉन्ग है और इसे तुम किसी भी चीज से तोड़ नहीं सकते। बास्टियो ये कहता है कि वो जो मटेरियल यूज कर रहा है उसे वो डीमन लॉर्ड ने दिया है। ये सुनने के बाद एके भी काफी शॉक्ड हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि डीमन लॉर्ड
बास्टियो की हेल्प कर रही हैं। अगली पल ये डुएल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर बास्टियो की आर्मी इन सभी के ऊपर एरो से अटैक कर रही होती है। ईके की आर्मी उन्हें रोकने का ट्राई करती है पर ये उन्हें लग जाते हैं। देखते ही देखते बास्टियो के पपेट्स ईके के ऊपर भारी पड़ने शुरू हो जाते हैं और उसके काफी सारे पपेट्स को जान से मार देते हैं। ये देखकर बास्टियो कहता है, क्या हुआ मुन्ना, सारी हेकड़ी निकल गई क्या? फिर देखते ही देखते सारे लोग ईके की आर्मी की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। तुम एक नंबर के बुज़दिल हो, अरे वापस अटैक तो करो, क्या हुआ, हार गए क्या? पर तभी यहाँ पर एक गन शॉट की आवाज आती है जिससे बास्टियो का एक पपेट मर जाता है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है। ईके उनसे कहता है कि तुम सारे खड़े हो जाओ और उनके ऊपर अटैक्स करना शुरू करो। फिर देखते ही देखते बास्टियो के सारे पपेट्स की लंका लग जाती है और वो एक एक करके धाराशाही हो रहे होते हैं। डीमन लॉर्ड भी ये सारा कुछ बड़ी गौर से देख रही होती है। बास्टियो ये कहता है, आखिरकार ये क्या चीज है, ये किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि बास्टियो के सारे पपेट्स मारे जाते हैं और ईके इस फाइट को जीत जाता है। तभी डीमन लॉर्ड बास्टियो के सामने आती है। वो ये कहती है, तुम्हारे सामने दो चॉइसेस हैं, या तो मैं तुम्हें जान से मार दूं या तुम खुद अपने आप ही मारे जाओ, जो कि तुम्हारे लिए काफी ऑनर की बात होगी। आप मुझे मारना तो चाहती हो पर मैं एक तीसरा ऑप्शन चूज करने वाला हूँ। तभी उसका एक साथी डीमन लॉर्ड के ऊपर एक एरो से अटैक करता है पर वो उसे पकड़ लेती है और अगली पल यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये सारे उसकी चपेट में आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर स्केलेटन्स की पूरी आर्मी आ जाती है। बास्टियो ये कहता है कि तुम सारे अब मरने वाले हो और मैं बनूंगा अगला डीमन लॉर्ड। जिसके बाद बास्टियो की स्केलेटन आर्मी सारे के सारे डीमंस को मारना शुरू कर देती है। बास्टियो ये कहता है कि अब से ये पूरी दुनिया मेरी हुई और तुम सारे मेरे सामने झुक जाओ। ये सुनने के बाद बास्टियो की आर्मी और भी गंदे तरीके से डीमंस को मारना शुरू कर देती है। वो ये कहता है, ये सारा कुछ देखने के बाद तुम्हें तो समझ आ गया होगा कि अब ये डीमन लॉर्ड आर्मी मेरी होने वाली है। अब वो ईके के सामने एक ऑफर रखता है कि ईके उसे ज्वाइन कर ले, पर ईके इस बात से मना कर देता है। मुझे लगा था कि तुम काफी समझदार हो पर तुम तो बेवकूफ हो। जिसके बाद ईके उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब बास्टियो के सारे स्केलेटन्स ईके के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं पर ईके अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी को मारना शुरू कर देता है और वो ये काम काफी आराम से कर रहा होता है। हवा में आने के बाद वो एक और स्पेल को कास्ट करता है जिससे ये सारे स्केलेटन्स मारे जाते हैं और अब वो काफी तेजी से बास्टियो के सामने आ जाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है। लेकिन जब ये सारा धुआं छट जाता है तो बास्टियो का सर ईके के पास आता है। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तभी अचानक से उसकी बॉडी ईके के पीछे आ जाती है पर ईके उसके अटैक से बच जाता है। बास्टियो ये कहता है कि शायद से तुम ये बात नहीं जानते कि मैं एक डलहन हूँ और मेरी ये सारी की सारी आर्मी स्केलेटन आर्मी है जो कि मर नहीं सकती। ईके अब टाइम को फ्रीज कर देता है और वो सारे के सारे स्केलेटन्स को मारना शुरू करता है। लेकिन अब भी ये स्केलेटन्स काफी ज्यादा हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए सामने से आ रहे होते हैं। बास्टियो भी दोबारा से रिकवर हो जाता है। वो ये कहता है कि मेरी ये जो आर्मी है वो इनफाइनाइट है और ये तुम्हें जान से मार देगी। तुमने पहले काफी बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। अब उसका एक साथी ईके पर एक एरो से अटैक करता है पर ईके इससे काफी आराम से बच जाता है। बास्टियो ये कहता है, अरे वाह, तुम तो काफी चालाक निकले और अब मुझे समझ आया कि तुम डीमन लॉर्ड की आर्मी के कमांडर क्यों हो। अब ईके भी ये सोच रहा होता है कि ये सारे अनडेड हैं, तो मैं इन्हें मारने के लिए कौन से मैजिक का इस्तेमाल करूं। जैसे वो दोबारा से इस पर अटैक करते हैं तो ईके एक ऐसे मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे ये सारे के सारे स्केलेटन्स वैनिश हो जाते हैं। ये बंदा दोबारा से ईके पर अटैक करने वाला होता है पर कैफीरो उसको रोक लेती है। यहाँ तक कि लिलिस ने भी इस तरफ मोर्चा संभाल लिया होता है और वो बास्टियो के सारे साथियों को एक एक करके मार रही होती है। कैफीरो भी नीचे आने के बाद ये कहती है कि हमने बाहर के सारे डीमंस को खत्म कर दिया है। बास्टियो की ये सुनने के बाद काफी ज्यादा फट जाती है। तभी डीमन लॉर्ड भी यहाँ पर आ जाती है। बास्टियो उन्हें देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। डीमन लॉर्ड उससे कहती है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, चलो इसके साथ फाइट करो। अगर तुम इस फाइट को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिसके बाद इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। बास्टियो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। ईके उसे बचने के लिए एक बैरियर का इस्तेमाल करता है पर ये अटैक काफी खतरनाक था जिससे ये बैरियर भी टूट जाता है। बास्टियो उसके ऊपर एक और अटैक करने का ट्राई करता है पर ईके उसके ऊपर वही अटैक करता है जो काफी खतरनाक है और इसके अंदर से येलो लाइट निकल रही होती है, जिसको देखकर कैफीरो भी ये समझ जाती है कि ये एक व्हाइट मैजिक है पर ईके इसका कब से इस्तेमाल कर रहा है। वो अटैक बास्टियो को लग जाता है और अब वो काफी गुस्से में आकर ईके पर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है। लेकिन यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हमें रॉम्बर को दिखाया जाता है। वो ईके से ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अरे दादाजी कुछ भी नहीं, तो चलो तुम्हारी स्टडी का टाइम हो चुका है। जिसके बाद वो मैजिक प्रैक्टिस करने में लग जाता है। अब बाहर आने के बाद ये दोनों व्हाइट मैजिक को लेकर बातें कर रहे होते हैं। रॉम्बर्ग उससे कहते हैं कि तुम्हें बस कर्सिस को ही स्टडी करना है,
क्योंकि डीमंस के लिए व्हाइट मैजिक करना काफी मुश्किल है, जो कि तुम्हारे दिल से आता है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि जिन लोगों के पास व्हाइट मैजिक होता है वो डीमंस के लिए काफी खतरनाक है। वो एके से इस बात के लिए भी मना करते हैं, अगर तुम व्हाइट मैजिक सीखते हो तो इसके बारे में किसी को भी मत बताना। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि एके बास्टियो को काफी ज्यादा सुना रहा होता है। तुमने अपने सारे साथियों को सैक्रिफाइस कर दिया, यहाँ तक कि अपनी मास्टर को भी खो दिया। तुम्हारे लिए ये सारी चीजें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। ये सारी बातें डीमन लॉर्ड भी काफी गौर से सुन रही होती हैं। बास्टियो ये कहता है, आखिरकार तुम मेरे साथ क्या ही कर लोगे। अब एके उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम आज मरने वाले हो। जिसके बाद बास्टियो काफी गुस्से में आकर एके के ऊपर अटैक कर देता है। एके ये कहता है, ग्रैंडपा मुझे माफ करना, मैं व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और अगले पल हम ये देखते हैं कि वो बास्टियो के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे बास्टियो वैनिश हो जाता है और बस उसका आर्मर ही बाकी बचता है। तभी कैफिरो यहाँ पर आ जाती है। एके उनसे कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि आप ये सारा कुछ पहले से ही जानती थी। अब डीमन लॉर्ड भी यहाँ पर आ जाती हैं। वो ये कहती हैं कि हमारे सामने एक दिक्कत है कि बास्टियो मारा जा चुका है, तो हमारी आर्मी में थर्ड कॉर्प्स को कमांड करने वाला कोई भी नहीं बचा। और भाई यहाँ पर एके को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और अब से वो डीमन आर्मी में थर्ड कॉर्प्स का कमांडर भी है। ये सुनने के बाद एके भी काफी शॉक्ड हो जाता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या क्या करूँ। डीमन लॉर्ड के जाते ही सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और एके की जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिरोन तो उसे गले से ही लगा लेता है, मेरे मालिक। अगले सीन में कैफिरो डीमन लॉर्ड के सामने आ जाती हैं और वो एके को थर्ड कॉर्प्स को कमांड करने से मना कर रही होती हैं। डीमन लॉर्ड उससे कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इस फैसले से काफी खुश होंगी, चलो ये बात एके से ही पता करते हैं। तभी एके भी यहाँ पर आ जाता है। डीमन लॉर्ड उससे कहती हैं, क्या तुम थर्ड कॉर्प्स को संभालने के लिए रेडी हो? हाँ मैं तैयार हूँ। जाती हुई कैफिरो एके के ऊपर काफी गुस्सा हो रही होती है, तुमने डीमन लॉर्ड को ये बात क्यों बताई कि तुम एक इंसान हो? वो इस बात को लेकर भी काफी शॉक्ड होती है कि डीमन लॉर्ड इतनी शांत क्यों है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एके डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा हुआ होता है और वो ये कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर इंसान और डीमंस एक साथ रह पाएं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि इंसान और डीमंस पहले के मुकाबले काफी अच्छे से एक साथ काम कर रहे हैं और मैं कैफिरो के अंडर सर्व करना चाहता हूँ। ये बोलते बोलते वो अपना मास्क भी उतार लेता है। अपनी बात को खत्म करते हुए एके डीमन लॉर्ड से ये कहता है कि मैं थर्ड कॉर्प्स को कमांड करने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इवेलियस को एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पर इंसान और डीमंस एक साथ पाए जाएंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे। डीमन लॉर्ड ये सुनकर हैरान तो होती हैं। वो ये कहती हैं, चलो देखते हैं। अब एके एक काफी ऊंची जगह पर आ जाता है और वो कुछ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर सेठी आ जाती है। वो ये कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप काफी लंबे टाइम से अंदर नहीं आए। एके उसे समझाता है कि यहाँ की मिट्टी काफी फर्टाइल है, तो यहाँ पर हम काफी लंबे टाइम तक अलग अलग क्रॉप्स उगा सकते हैं। सेठी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। एके ये बताता है कि अब हम काफी ज्यादा बिजी होने वाले हैं, क्योंकि हम एक ऐसा टाउन बनाने वाले हैं जहाँ पर इंसान और डीमंस एक साथ रहेंगे। फिर हमें एक सस्पिशियस बंदे को दिखाया जाता है जिसके लोग काफी सारे डीमंस को मौत के घाट उतार रहे हैं। अगले सीन में एके अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर फसलों पर पानी गिरा रहा होता है। वो ये कहता है, अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हम काफी सारी क्रॉप्स को उगा सकते हैं, वो भी एक के बाद एक। ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंसान और डीमंस कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। जिसके बाद एके अपने ऑफिस में आ जाता है और सेठी उसके लिए चाय लेकर आती है। वो ये कहती है कि मैं ये बात सुनकर काफी खुश हूँ कि आप वाइस कमांडर के लिए प्रमोट हो चुके हो। तभी यहाँ पर जिरोन आ जाता है। वो ये कहता है, मालिक काफी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। एके उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो ये कहता है कि किंग का जो अलायंस है उसने हमारे काफी सारे डीमन साथियों को जान से मार दिया है और वो सारे सोल्जर्स काफी स्किल्ड हैं। एके ये सारा कुछ सुनने के बाद उन्हें एक मैप दिखाता है। वो ये कहता है कि इस वक्त हम इवेलियस में हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके अगले टारगेट हम ही हों। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि हमारे पास उनका एक टाउन है, अगर वो हमसे वो टाउन लेना चाहते हैं तो वो हमारे ऊपर इवेलियस में अटैक करने के लिए तैयार होंगे। इन सभी को इस बात की चिंता हो रही होती है कि डीमन 1 वर्सेस 1 में काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर इतने सारे इंसानों के सामने वो पानी कम चाय हैं, यानी कि हार भी सकते हैं। एके ये कहता है, अगर हम सारे हार गए तो हम सभी को दोबारा से डीमन कासल के अंदर जाना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरा सपना चकनाचूर हो जाएगा, जहाँ पर मैं इवेलियस को एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पर इंसान और डीमंस एक साथ रहने वाले हैं। फिर हमें दोबारा से उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस गन को शूट कर रही होती है। वो ये कहती है कि इस गन को एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये गन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। कैफिरो भी ये सोचती है
है कि वो इन्हें ज्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। ईकी भी ये कहता है कि अगर हम उन इंसानों की अलायंस से लड़ने वाले हैं तो हमें कुछ ऐसे वेपन्स चाहिए जो कि सारे लोग आसानी से इस्तेमाल कर पाएं। वो लड़की ये कहती है कि हमें इनका मास प्रोडक्शन करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि मेटल का काम करने में काफी माहिर हों। कैफीरो ये कहती है कि ये काम तो बस एक ही लोग कर सकते हैं और वो हैं डॉट्स, लेकिन वो एक फाइट के बाद काफी अलग अलग हो चुके हैं और उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल है और हमें काफी सारे डॉट्स लगने वाले हैं। इसका बस एक ही तरीका है, अगर हम डॉर्फ के किंग को अपने पास ला पाए जो कि एक जेल में कैद है। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि डॉर्फ के किंग से ये कहता है कि तुम ये सारा नजारा देख सकते हो कि मैंने सारे के सारे डॉट्स को जान से मार दिया है। वो ये कहते हैं कि तुम चाहे जो भी कर लो लेकिन हम तुम्हें डॉर्फ की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे और इंसानी वॉर में तो कभी भी नहीं। पर इन लोगों ने उसके बेटे को भी कैप्चर कर लिया होता है। वो ये कहता है कि शायद तुम अपनी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास बस एक ही चांस है, हमारी बातें मान लो। जिसके बाद सारे के सारे डॉट्स उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। तभी अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि सारे के सारे गार्ड बेहोश हो चुके हैं और लिलिस यहाँ पर आ जाती है। तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो, मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? और लिलिस उसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बेहोश कर देती है। जिरोन भी ये कहता है कि ये तुमने क्या किया? अभी दोनों डॉर्फ किंग को लेकर आगे जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने दो सोल्जर्स आ जाते हैं और लिलिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी को भी बेहोश कर देती है। एक सोल्जर जिरोन के ऊपर भी अटैक करता है। अबे ओए पीछे हो। अब वो जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर आ जाते हैं, पर वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके सामने काफी सारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं, यानी कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। ऊपर खड़े हुए ईके भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी लिलिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी सोल्जर्स को बेहोश करने लग जाती है। अभी दोनों बाकी के सोल्जर से बचकर भाग रहे होते हैं। जिरोन ये कहता है कि यहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स क्यों हैं? ईके भी ये सोचता है कि मैंने इन सभी से मना किया था कि इन सभी का ध्यान अपनी तरफ मत करना, लेकिन ये बेवकूफ तो काफी गड़बड़ कर रहे हैं। भागते भागते जिरोन की भी काफी ज्यादा फट जाती है। तभी यहाँ पर जमीन के अंदर से काफी बड़े बड़े पत्थर निकलने शुरू हो जाते हैं जो कि इन सोल्जर्स का रास्ता रोक लेते हैं और ईके उनके सामने आ जाता है। तुमने काफी अच्छा काम किया। जिरोन किंग को उठाकर काफी ज्यादा थक जाता है तो वो उन्हें गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। खा भाई चक्री, खा भाई चक्री। अरे रुक जाओ। अगली सीन में किंग को होश आ जाता है और वो ईके के सामने खड़े होते हैं। तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? ईके उन्हें वो गन दिखाता है और ये कहता है क्या तुम ऐसी और भी बना सकते हो? वो ये कहते हैं कि मैं इसे बना तो सकता हूँ पर ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? तुम हमें वैसे यूज करना चाहते हो जैसे कि इंसानों ने किया था, तो मैं तुम्हें ये बनाने से मना करता हूँ। ईके उन्हें समझाता है कि उसके इरादे ऐसे नहीं है, वो तो इंसानों और डीमंस के बीच में दोस्ती बढ़ाना चाहता है। चलो मेरे साथ आओ। वो उन्हें लेकर शहर में आ जाता है। किंग भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि इंसान और डीमंस एक साथ काम कर रहे हैं। पर किंग ये कहते हैं कि इंसानों ने हमारे साथ काफी बुरा किया है और अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो इससे इनडायरेक्टली इंसानों की ही हेल्प होने वाली है, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? जिसके बाद ईके उनके सामने एक ऑफर रखता है, अगर तुम इन गन्स को ज्यादा से ज्यादा बनाओगे तो मैं डीमन लॉर्ड से कहकर तुम्हारे डॉर्फ किंगडम को दोबारा से रीबिल्ड करवा सकता हूँ। ये बकवास करना बंद करो। शायद तुम ये नहीं जानते कि ये किंगडम को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और मेरे साथ कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को भी खो दिया है। अब ईके उन्हें लेकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर सारे के सारे डॉट्स काम कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनका बेटा भी यहीं पर होता है। किंग भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उनका बेटा ये बताता है कि डीमंस अचानक से हमें यहाँ पर लेकर आ गए और उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी और साथ में काम भी और मस्त मस्त खाना भी। ईके भी उनकी सारी बातें काफी गौर से सुन रहा होता है। वो लड़का ये कहता है कि ईके ने हमारे किंग को बचा लिया, तो चलो दिखाते हैं कि हम डॉट्स क्या कर सकते हैं, चलो लग जाओ काम पे। अब ईके उनसे ये कहता है क्या तुम मेरा साथ देने के लिए अब तैयार हो? अरे हाँ, मैं तुम्हारे एम्बिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। पर उसके साथ हाथ मिलाने के बाद किंग ये सोचते हैं कि भले ही ये एक डीमन है पर इसके हाथ काफी सॉफ्ट और काफी गर्म है। अगले सीन में ईके दोबारा से अपने ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर सेठी काम कर रही होती है। ईके उससे कहता है अगर तुम काम करके फ्री हो जाती हो तो तुम्हें आराम भी करना चाहिए और अगर तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है तो तुम वो भी कर सकती हो। हाँ, मुझे बुक्स तो पसंद है लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। चलो एक काम करते हैं, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा। तभी लिलिस भी यहाँ पर आ जाती है। मालिक, जितने भी डॉट्स गुम हो चुके थे मैं उन सभी को लेकर यहाँ पर आ चुकी हूँ। काम एकदम कंप्लीट हुआ, लेकिन भाई इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है, वो भी ईके को लेकर। फिर मुसीबतों का देवता यहाँ पर भागते हुए आता है। अरे मालिक, फिर से एक दिक्कत हो चुकी है। जिसके बाद हमें ह्यूमन अलायंस के कमांडर को दिखाया जाता है और एक बंदा उनसे ये कहता है हमें इस बारे में खबर मिली है कि उन्होंने डॉर्फ किंग को भी अपनी साइड कर लिया है। वो ये कहते हैं कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो एक बूढ़ा इंसान है, वो हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। जिसके बाद ये सारे इवेलियस में अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
कमांडर ये कहते हैं कि हमारे पास सोल्जर्स काफी ज्यादा हैं, इसका मतलब हमारा जीतना पक्का है। फिर हम ईके और उसके साथियों को देखते हैं जो एक गुफा में जाने का ट्राई कर रहे होते हैं। जैसे ईके यहाँ पहुँच जाता है वो ये कहता है कि फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। इस तरफ सारे के सारे डॉट्स काफी मेहनत कर रहे होते हैं ताकि वो फायर आर्म्स को बना सके, और जैसे ये फायर आर्म्स बन जाते हैं तो ये उन्हें चलाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब अगली सीन में ईके और सारे के सारे डीमंस एक मीटिंग कर रहे होते हैं। एक डीमन ईके से ये कहता है कि तुमने टाउन के गेट को इतनी जल्दी बिल्ड कैसे करवा लिया, क्या तुमने किसी मैजिक का इस्तेमाल किया था? ईके उससे कहता है कि मैंने सभी से शिफ्टों में काम करवाया है और सभी को काफी अच्छी दिहाड़ी मजदूरी भी दी है। अरे वाह, ये तरीका तो काफी अच्छा है, इससे सारे लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे और काफी अच्छे से भी। तभी दीवार को तोड़ते हुए एक डीमन यहाँ पर आ जाता है। ये जगह तो सच में काफी छोटी है। ईके उससे कहता है क्योंकि ये जगह इंसानों के लिए बनी है, न कि डीमंस के लिए। तो चलो मीटिंग को शुरू करते हैं, अब मैं आ गया हूँ। जैसे इन सभी को ये पता लगता है कि ईके ने बास्टियो को हरा दिया है, वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारी बात मानने के लिए एकदम तैयार हैं। अब ये सारे इस बात को लेकर काफी चिंता में होते हैं कि ह्यूमन आर्मी के अंदर 12,000 सोल्जर्स हैं और इनके पास सिर्फ 2,000। ये वुल्फ डीमन कहता है चलो एक काम करते हैं, उन्हें सामने से जाकर ही जान से मार देते हैं। पर ईके इस बात के लिए मना कर देता है। ईके इन सभी को समझाता है कि सामने वाले ह्यूमंस के पास मैजिक भी हो सकता है और वो हमें क्रॉस करने के लिए मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए काफी बड़ी दिक्कत की बात है। पर ईके के पास इस चीज का भी सोल्यूशन होता है। वो ये कहता है जब वो आर्मी पूरे जोश में होगी तो हम उन्हें कैद कर लेंगे और मैं उन्हें एक साथ ही क्रम्बल कर दूंगा। इस तरफ ह्यूमन आर्मी भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। ईके भी अपने ऑफिस में आ जाता है। सैटी उससे कहती है कि यहाँ पर काफी सारे डीमंस आ चुके हैं जो कि इस जगह को बचाना चाहते हैं, यानी कि सारे डीमंस काफी अच्छे हैं। ईके उससे कहता है पर हमें उन सभी के लिए खाने का भी इंतजाम करना होगा, पर हम उनके लिए क्या बनाएं? लेकिन यहाँ पर खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। वो ये कहता है कि हमने इस बार राइस को काफी ज्यादा हार्वेस्ट किया है, चलो एक काम करते हैं फ्राइड राइस बनाते हैं। जैसे ये फ्राइड राइस बनकर रेडी हो जाते हैं तो सारे के सारे लोग इसे चखने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और सभी को ये खाना काफी ज्यादा पसंद भी आता है। तभी सैटी लिलिस को कुछ खाना ऑफर करती है। लिलिस उससे कहती है तुम बस यही चाहती हो ना कि मेरा वेट बढ़ जाए और ईके मुझे पसंद ना करे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिरोन भी इन्हें खाकर काफी खुश होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आर्मी को ये फ्राइड राइस काफी पसंद आने वाले हैं। इस तरफ सारे के सारे डीमंस भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ तक कि वॉल भी रिपेयर हो चुकी है और वेपन्स भी तैयार हैं। अगली पल यहाँ पर अलायंस ऑफ किंग आ जाती है। सारे के सारे डीमंस भी चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले ह्यूमंस की काफी ज्यादा फट रही होती है। जिरोन भी ईके को ये बताता है कि वो आर्मी यहाँ पर आ चुकी है, जिसके बाद ईके सभी को लेकर कासल के सामने आ जाता है। ईके इन सभी से कहता है अगर हम एक बार हार गए तो हमें दोबारा से वापस जाना होगा। हमें इस टाउन में रहने वाले सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। फिर हम इस अलायंस को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। ये जगह दिखने में तो काफी छोटी है, मैं इस जगह को आसानी से ही तबाह कर सकता हूँ और ये जिन वेपन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं वो काफी ज्यादा हाईटेक और एडवांस हैं। तुम सारे लोग हमला करो। और अगली पल हम ये देखते हैं कि ये लोग डीमंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हमला डीमंस पर लगने वाला होता है तभी ईके अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। ओह अच्छा, तो ये सारे मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बोलते ही वो दोबारा से डीमंस के ऊपर अटैक कर देते हैं और ईके भी एक बैरियर बनाकर इस अटैक को आराम से रोक लेता है। वो ये सोचता है कि ये वाला अटैक पहले से काफी अजीब है। सारे के सारे डीमंस इस चीज को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। अरे मालिक, आप तो काफी कमाल के हो और हमने आपसे यही एक्सपेक्ट किया था, आप सबसे स्ट्रॉन्ग हो। ईके ये सोचता है कि उन सभी का अगला अटैक क्या होगा, दोबारा से वही अटैक करो। अब वो दोबारा से उन्हीं पत्थरों और एरो से डीमंस के ऊपर अटैक करते हैं। इन सभी को ऐसा लगता है कि वो ह्यूमंस काफी बेवकूफ हैं कि बार बार ईके अटैक कर रहे हैं, लेकिन तभी ईके ये सेंस करता है कि सामने से एक अलग सी रोशनी आ रही है और तभी अचानक से उसका बैरियर गायब होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद ये सारे के सारे अटैक्स आकर सीधा डीमंस को लग जाते हैं। ईके ये देखता है कि सामने वाली आर्मी के अंदर काफी सारे मैजिशियंस हैं जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहली स्क्वाड भी डीमन से लड़ने के लिए मैदान में आ जाती है। जिरोन ये कहता है कि मालिक हमें भी आगे जाना चाहिए, पर ईके उसको रोक देता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े डीमंस आ जाते हैं जो कि पत्थरों के नीचे इस पहली स्क्वाड को कुचल देते हैं। ये देखकर बाकी सोल्जर्स की फटनी शुरू हो जाती है और वो एक पल के लिए थोड़े से थम जाते हैं, जिससे ये डीमंस का शिकार बन जाते हैं। लेकिन अब भी काफी सारे सोल्जर्स बाकी हैं, जिसके बाद ये इस कासल में जाने का ट्राई करते हैं, पर डीमंस उन्हें रोकने के लिए एकदम तैनात हैं। ये फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस हो जाती है, जिसमें ह्यूमंस और डीमंस दोनों ही मारे जा रहे होते हैं। कमांडर ये कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हें काफी जल्दी हरा देंगे, पर अभी मुझे काफी भूख लग रही है। वो ये डिसाइड करता है कि वो इस फाइट को काफी
काफी जल्दी खत्म करने वाला है। उसका साथी ये कहता है, पर हम ये कैसे करेंगे? जिसके बाद वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है जिससे उनके लोग भी मारे जा सकते हैं। ये बोलते ही वो इस अटैक को करना शुरू कर देते हैं, जिससे डीमंस के साथ साथ इंसान भी मारे जाते हैं। साथ में कासल की वॉल भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। ये लड़कियां भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती हैं। ये इंसान तो सच में काफी बुरे हैं, इन्होंने अपने साथियों को भी नहीं छोड़ा। ये कमांडर दोबारा से इन सभी के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। ईकी को इसे देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसकी भैंस की टैट। जिसके बाद ये सारे के सारे सोल्जर्स कासल में घुसने शुरू हो जाते हैं। लिलिस ये कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा हो रहा है, इन सभी को यहीं पर रोक लो। जिसके बाद सारे डीमंस भी यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी को रोकने का ट्राई कर रहे होते हैं। ईकी को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है और इस तरफ सैटी घायल डीमंस का इलाज कर रही है, जो कि काफी इंजर्ड हो चुके हैं।